नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। जब कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान की कीमत पर इमरजेंसी सेवाएं दे रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए थाली बजाने को कहा गया, तब हमेशा की तरह राय बटी थी। ये सुझाव एक नेता का था, इसलिए उनकी राजनीति पर जमकर बातें हुई। लेकिन वाम दक्षिण पक्ष विपक्ष से परे जाकर तब कई लोगों ने यह भी कहा कि संकट की इस घड़ी में देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, सामूहिकता का भाव जगाने के लिए एक अच्छा तरीका है और इसीलिए थाली बजाई। थालियां इसलिए भी बजाई गई क्योंकि हमारा देश बहुत पहले से डॉक्टरी के पेशे की इज्जत करता आया। डॉक्टर के साथ अनिवार्य रूप से साहब लगाया जाता है। कई लोग उन्हें भगवान मानते हैं। कोरोना काल में अपने घर परिवार से दूर रहकर डॉक्टर ड्यूटी करते रहे और कितने ही डॉक्टर इस बीमारी से ग्रसित होकर दुनिया से चले भी गए, पैरामेडिकल स्टाफ भी। लेकिन इन सब की याद में इस देश ने जब कहा गया तब दिए जलाए। अब आगे क्या? महामारी का जोर थोड़ा कम क्या हुआ? डॉक्टर हमारे और सरकार के ज़हन से गायब हो गए और गायब हो गई उनकी चिंताएं, उनकी मांगें। हमारी सेहत कुछ ठीक क्या हुई? डॉक्टर साहब अचानक कर्मचारी हो गए और अब तमाम कर्मचारियों की तरह ही हड़ताल को मजबूर हैं। कुछ वक्त पहले वेतन के लिए परेशान डॉक्टर अब नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अब जब महामारी की तीसरी लहर हमारा दरवाजा खटखटा रही है, डॉक्टर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। हालात इतने बुरे कैसे हो गए, आज जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। पर पहले गौर करते हैं कुछ सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के कानपुर शहर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कानपुर मेट्रो के पहले फेज के साथ साथ बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इसे बनाया जा रहा है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। दोनों ने मेट्रो की सवारी की, फिर निराला नगर रेलवे ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। वैसे इसी कानपुर में पिछले दिनों कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जो छापा पड़ा, उसका भी नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ये सब बिना नाम लिए हुआ, लेकिन आप सुनेंगे तो खाली स्थान खुद भर लेंगे। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। इस छापे को लेकर पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी सपा पर निशाना साध चुके हैं। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी। और मित्रों,
आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है। मगर मैं कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है, इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। वैसे छापे के वक्त की खबरें छप गई थी कि समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले सपा एमएलसी पंपी जैन पीयूष जैन के भाई हैं, पर यह बात सही नहीं निकली। आज तक के रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव जब कन्नौज पहुंचे तो पता चला कि पीयूष जैन और पंपी जैन के बीच सिर्फ इतना संबंध है कि दोनों कन्नौज में एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। तब पीयूष जैन ने कहा था, हम एक मोहल्ले में रहते हैं, जैन हैं और कारोबारी हैं, बस इतना ही ताल्लुक है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सपाई भाजपा पर गलत बयानी का आरोप भी लगा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव क्या बोले, सुनिए। देखिए, ये कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया का वो है जिसने समाजवादी इत्र बनाया था, उसका नाम पुष्पराज जैन है, और जिसके यहाँ छापा पड़ा है वो पीयूष जैन है। दोनों में कॉमन ये है कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले, एक ही शहर के रहने वाले, एक ही तरह का कारोबार करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया, गलती से वहां पहुंच गए जहां पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि किन बैंकों से पैसा निकला था। जानकारी यहां तक मिल रही है कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय के उनके पास 2-2 हजार रुपए के नए नोट निकले। आखिरकार नोटबंदी के समय पे 2,000 रुपए के नोट इतने बड़े पैमाने पे कैसे मिले होंगे, तो ये सरकार बता सकती है। लेकिन सरकार क्योंकि अपनी इमेज बनाना चाहती है कि वो करप्शन फ्री हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग करप्ट हैं। आज सरकार किसकी है, ठेका किसके पास है, पैसा कौन कमा रहा है। दूसरी सुर्खी एक पूर्व क्रिकेटर से जुड़ी है जिसने सियासत की पिच पर आज अपना डेब्यू किया। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मोगिया से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिले और फिर उनकी मौजूदगी में पार्टी की मोगिया ने सदस्यता ली। मोगिया का कहना है कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा के लिए बीजेपी से जुड़ रहा हूँ। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के विधायक फतेह सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह लड्डी ने भी बीजेपी ज्वाइन की। बाजवा पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रताप बाजवा के भाई हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस के विधायक राणा गुरमीत सोढ़ी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। कई लोग कह रहे हैं इस सारे शामिल होने के पीछे कैप्टन अमरिंदर भी हैं। तीसरी सुर्खी, इसका संबंध यूपी चुनाव से है, पर यह आई है महाराष्ट्र के मालेगांव से। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक गवाह ने विशेष एनआईए अदालत से कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार समेत 4 लोगों का नाम लेने के लिए जो आरएसएस से जुड़े हैं धमकाया था। गवाह के मुताबिक तत्कालीन वरिष्ठ एटीएस अधिकारी परमवीर सिंह के साथ एक और अधिकारी इस काम में शामिल था। दर्शक जानते हैं परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे, फिलहाल उगाही के आरोप झेल रहे हैं। इस खुलासे पर अब बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस से हिंदू आतंकवाद शब्द पर सवाल पूछ रही है। शिवसेना से भी अपना स्टैंड क्लियर करने को कह रही है और कांग्रेस कह रही है यूपी चुनाव से पहले खेला गया ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स के मुद्दे पर आए उससे पहले ये जरूरी है कि हम उस मौके का वजन समझें जिस पर यह हड़ताल हो रही है। आइए आपको कल के 29 दिसंबर के अखबारों के पहले पन्ने पर छपने वाली हेडलाइन और खबरें अभी से बता दूं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करना पड़ा। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधी क्षमता पर काम करेगा। शादियों और अंतिम यात्राओं में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। तीसरी लहर के खतरे को न्यूनतम करने के लिए बच्चों को टीके लगने शुरू हो गए हैं। 60 से ऊपर के लोगों को तीसरी खुराक भी लगाने की तैयारी हो गई है। केंद्र अब टीकों और दवाओं को तेजी से मंजूरी दे रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत सरकार ने कोर्बेवैक्स और कोवावैक्स नाम के 2 टीकों और मोलनूपिरावीर नाम की एक एंटीवायरल दवा की इमरजेंसी यूज की अनुमति दी है। सरकार अभी से ऑक्सीजन के स्टॉक की समीक्षा में भी लग गई है। मतलब साफ है, राज्य और केंद्र दोनों लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में सबसे आगे लड़ने वाले सिपाही यानी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देश की राजधानी में यह हो रहा है। कई दिन से बीमारी और गरीबी से परेशान मरीज दर दर भटक रहे हैं। सरकार कह रही है कि वो ये नौबत देश के दूसरे हिस्सों में नहीं आने देगी, पर बात बनते नहीं दिख रही, क्योंकि सरकार अब भी नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग पर कोई ठोस जवाब दे नहीं पाई है। सड़क पर नारे लगाते, पुलिस थाने को घेराव करते डॉक्टरों की वीडियो कल से लेकर आज तक आप में से कई लोग सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। आज सुबह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल जैसे सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग आदि में
स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं। डॉक्टरों का आरोप, जब दोपहर में उन्होंने सफदरजंग अस्पताल के पास इकट्ठा होकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ मार्च की योजना बनाई तो दिल्ली पुलिस ने अस्पतालों के तीनों मेन गेट बंद कर दिए। ललन टॉप के लिए गौरव और मोहन आज हड़ताली डॉक्टर से मिले और ये जाना कि उनकी हड़ताल की वजहें क्या हैं। कि हड़ताल पे नहीं है, हम कार्य बहिष्कार पे हैं। हड़ताल का मतलब होता है कि हम सब कुछ कोलैप्स कर दें हेल्थ सिस्टम, लेकिन मरीज को परेशानी ना हो, हम ये भी संवेदनशीलता रखते हैं। इसलिए सीनियर डॉक्टर देख रहे हैं तो केवल जूनियर डॉक्टर ही वर्क विड्रॉल पे हैं। अब मैं ये समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो एमडी का कोर्स होता है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का होता है। हर साल थर्ड ईयर जो है वो मई जून में पास आउट हो जाता है और अप्रैल मई में फर्स्ट ईयर आ जाता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंटिन्यूस बना रहता है। लगभग 45,000 डॉक्टर हर साल एंट्री लेते हैं और एमडी पास करके 45,000 पास आउट कर जाते हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है, आप सब जानते हैं। नया बैच आता है और पिछला पुराना बैच जो है थर्ड ईयर वाला निकल जाता है। ये एग्जैक्टली नॉर्मली हर जगह होता है। जी ठीक है। अप्रैल मई में नया बैच आता है, उसके लिए जनवरी में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो क्या समस्या आ गई फिर? देखिए इस बार क्या हुआ कि 6 जनवरी 2021 की डेट थी। अभी काउंसलिंग की डेट इन्होंने कोर्ट हियरिंग की डेट क्या दे दी, 6 जनवरी 2022 को कोर्ट हियरिंग होगी कि एक साल बाद कोर्ट हियरिंग होगी। यानी कि 6 जनवरी 2021 को नीट पीजी का एग्जाम होना था, जो कि हुआ सितंबर में, हुआ और 6 जनवरी 2022 को अभी तक जो है कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी हियरिंग होगी। और वो भी हियरिंग कब तक चलेगी ये भी नहीं पता है। एग्ज़ाम देके हम पीजी में आते हैं, काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। एग्ज़ाम हमारा नॉर्मली जनवरी में होता है और मई तक नए डॉक्टर आ जाते हैं। कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम सितंबर में हुआ है और अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। तो ये साल भी अनहोने को है। जो डॉक्टर मई में आने थे वो अभी तक आए नहीं हैं। और क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारा 1/3 बैच कम है। हम बस 66% कैपेसिटी में हमने काम किया है पिछले 1 साल से। अब हम चाहते हैं कि वो जो नए डॉक्टर्स बहाल होने वो हो जाए। वो बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है हमें गवर्नमेंट से और हमारे पास कोई सुनवाई नहीं है। हम 27 नवंबर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आफ्टर सो मच प्रोटेस्ट, आफ्टर सो मच डिस्कशन विद द गवर्नमेंट, कोई भी हमारे पास कोई रिटन अश्योरेंस नहीं आई कि काउंसलिंग हो जाएगी। सो वी वांट अ डेट फॉर काउंसलिंग। हम चाहते हैं काउंसलिंग जल्द से जल्द हो जाए ताकि हमारे नए डॉक्टर्स हमें ज्वाइन कर सकें आने वाली कोविड वेव को हैंडल करने के लिए। देश में डॉक्टर अपनी एमबीबीएस की डिग्री और आवश्यक इंटर्नशिप पूरी करने के बाद मेडिसिन, सर्जरी जैसी तमाम फील्ड में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए नीट पीजी में शामिल होते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। मुद्दा यह है, आमतौर पर यह परीक्षा इस साल हर साल की तरह जनवरी के महीने में आयोजित होती है, पर पिछले साल नवंबर में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे अग्रिम सूचना तक स्थगित कर दिया था। आखिरकार कोरोना की दूसरी लहर के बाद सितंबर 2021 में, यानी लगभग 10 महीने की देरी के बाद, इस परीक्षा का आयोजन देश भर में हुआ। सितंबर के आखिरी में परीक्षा के नतीजे आ गए। नतीजे आए लेकिन एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई है, यानी कि पीजी डॉक्टर्स का एक बैच अब तक नहीं आया। इसकी वजह से जो पीजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के डॉक्टर हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए। पहले से एनरोल्ड डॉक्टर हैं, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है डॉक्टरों की। और जिन डॉक्टरों ने एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनका 1 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। हम उनके लिए भी वरिड हैं। साथ में हमारा यहाँ पर जो बैच है वो बहुत शॉर्ट हो गया है, मरीज़ का लोड बहुत बढ़ चुका है ऑलरेडी। जैसे कि थर्ड वेव भी आने वाली है तो वर्कलोड और भी ज़्यादा बढ़ते ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हम मरीजों के लिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि वो मरीज़ जिनको हम देखते हैं वो ओवरवर्क डॉक्टर से नहीं दिखाना चाहते हैं, उसमें मरीज़ के हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर्स ओवरवर्कड हैं उनके लिए भी लड़ रहे हैं, और जो डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी लड़ रहे हैं। ये उनके फ्यूचर का भी सवाल है। हम 3 लोग हैं, आप हो गए, मैं हो गया, कैमरामैन हो गए। अगर इनमें से एक चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा। ये चले जाएंगे, मेरी फोटो नहीं जाएगी, आप चले जाएंगे, मेरे पास माइक नहीं, मैं चला जाऊंगा, बाइट देने वाला कोई नहीं। उसी तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक सिस्टम का पार्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर नहीं है हमारे पास 9 महीने से, फिर भी हम काम कर रहे हैं। अब क्या है, कोविड आने वाला है जिसमें देश की जनता सफ़र करेगी, अगर भगवान न करे आया तो उस समय देश की जनता के पास डॉक्टर की इमेज या हेल्थ केयर वर्कर की क्या होगी कि 3 होने चाहिए, यहाँ तो 2 ही है, यानी एक छुट्टी पे है। ऐसा नहीं है, वो सरकार द्वारा 9 महीने से छुट्टी पे है। दरअसल जुलाई 2021 में केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नीट पीजी की परीक्षा में 27% आरक्षण ओबीसी और 10% आरक्षण आर्थिक रूप से
कमजोर वर्गों के लिए देने का फैसला किया था। साथ ही इस फैसले को नीट 2021 की परीक्षा से लागू करने को कहा था। कुछ मेडिकल छात्रों ने इसका विरोध किया। जब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान किया गया तो परीक्षा में सफल हुए एक अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए लौटना होगा जनवरी 2019 के महीने में। केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित तबके को 10% कोटा देने के लिए देश की संसद में कानून पास किया। बाद में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मार्च 2019 में कोर्ट में चुनौती दी। कई बार की सुनवाई के बाद अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता वाला मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इसीलिए नीट पीजी की परीक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई कि यदि कानून की वैधता से संबंधित कोई मामला पहले से सबसे बड़ी अदालत में लंबित है तो सरकार को कानून लागू नहीं करना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है 6 जनवरी को, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर इंतजार करते करते थक चुके हैं। काउंसलिंग नहीं हो पा रही है तो उन्होंने हड़ताल कर दी। हम में से कई लोगों को यह अतिरेक लग सकता है कि भैया एक परीक्षा के लिए इतना संवेदनशील पेशे से जुड़े लोग हड़ताल पर कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप ये समझें कि काउंसलिंग न होने से क्या नुकसान होता है। आप एक सोचिए, एक डॉक्टर है, वो 36 आवर्स काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर वो एक पेशेंट को ओपीडी में देखेगा 36 घंटे की ड्यूटी के बाद, उसकी क्या एफिशिएंसी रहेगी? क्या आप ऐसे बस में बैठेंगे जिसका ड्राइवर 24 घंटा बस चला चुका है बिना सोए, आप उसकी बस में बैठेंगे क्या? आप नहीं बैठेंगे। तो आप ये सोचिए, एक ओवरवर्क डॉक्टर, आप ये तो नहीं सोचते डॉक्टर के बारे में, वो 24 घंटा ड्यूटी करे, 36 घंटा ड्यूटी करे, उसके बाद अगर कुछ गलती होगी तो डॉक्टर को मारेंगे पीटेंगे भी। तो ये कितना अन्याय हो रहा है, ये हम अभी तक सह रहे हैं। 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। ये मैं आपको समझाता हूँ। रेसिडेंट डॉक्टर जो होते हैं वो हेल्थ केयर के पिलर की तरह होते हैं। अगर हेल्थ केयर एक बिल्डिंग है तो रेसिडेंट डॉक्टर्स उसके पिलर है, और एक पिलर मिसिंग है। तो ये जो हेल्थ केयर में बाकी लोग बैठे हैं, जो आम जनता भी है, उनको ये समझना चाहिए कि एक पिलर मिसिंग है। एक बैच जा चुका है, दूसरा बैच आया नहीं है, जो मई में आना चाहिए था, अब दिसंबर हो गया है। अब इसका असर बाकी सारे पिलर्स पे होगा। बाकी सारे जो बच्चे हुए रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ 60% मैन पावर के साथ काम कर रहे हैं। 27 दिसंबर को भी कुछ ऐसी वीडियो सामने आए जिसमें पुरुष पुलिसकर्मी महिला डॉक्टरों से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ये घटना तब हुई जब डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के पास प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को बलपूर्वक हटाना शुरू किया। पुलिस का आरोप, प्रदर्शनकारी मार्च के दौरान रोड को ब्लॉक कर रहे थे। डॉक्टरों का आरोप, दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया। इसके बाद डॉक्टरों ने सरोजिनी नगर पुलिस थाने का घेराव किया। क्या हुआ था 27 की रात को, डॉक्टरों का पक्ष सुनिए। हम लोग 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी काउंसलिंग, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था 1 महीने तक। कल हमने प्लान किया कि हम मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। हमें जाने नहीं दिया गया और हमें रोक दिया गया। हम वहीं पे बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने आके हमसे बदतमीजी की, मारपीट की, छीना झपटी की। हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी थी, उनमें उनके साथ मारा पीटी की और उनके कुछ के सर फूटे, हाथों में चोट आई है। उसके बाद हम लोग वापस यहाँ सफदरजंग आए। फिर यहाँ से हमने अपना मार्च किया रिंग रोड के थ्रू। हम 3000 डॉक्टर देकर और हम लोगों को सबको डिटेन कर लिया गया सरोजनी नगर थाने में। और अगर डॉक्टर्स की इस देश में अब यही इज्जत रह गई है कि वो सबको डिटेन करके बैठ जाएगी पुलिस, तो अस्पतालों में काम कौन करेगा? डॉक्टर्स आप आने नहीं दोगे काउंसलिंग से, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पॉइंट आपका रिजर्वेशन का। बेसिक हमारा मुद्दा है काउंसलिंग करो, कैसे भी करो, पर जल्दी करो, पहला। दूसरा, जो आईटीओ पे कल हुआ वो नहीं होना चाहिए, प्रशासन को उसके लिए हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और तीसरा, जो कल वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर जो भी इंचार्ज थे, रोहित मीना नाम था उनका, वी वांट हिम सस्पेंडेड। ये अब इसके वजह से अस्पताल में 33% डॉक्टरों की कमी है। मतलब 1/3, 1/3 फोर्स नहीं है डॉक्टरों की इतने मरीज देखने के लिए। उसके लिए हमने ये स्ट्राइक शुरू करी थी क्योंकि कोर्ट में बार बार केस चल रहा है और अगली डेट मिली जा रही है बार बार। ये 1 महीने से हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर 1 हफ्ते हमने निर्माण भवन पे भी प्रोटेस्ट करा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जगह है। वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करने के बाद कल हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च निकाला, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ। वहाँ पे हमें बीच में ही रोक लिया गया मार्च के टाइम पे, और पुलिस वालों ने डॉक्टरों को वहाँ पे बस में धक्का दिया, मारा, और कुछ फीमेल डॉक्टर्स को भी मैन हैंडल करा। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हम डॉक्टर लोग जो हैं, हम पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, बट जब तक हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए, हम क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि आपने बेड बढ़ा दिए, आपने ऑक्सीजन ले आए, सब ले आए, जब आपके पास डॉक्टर नहीं है, आप उन बेड्स का क्या करेंगे? हालांकि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों को नकारते हुए कहा कि 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आईपी स्टेट पुलिस थाने में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगे भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की।
इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाले फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोर्डा इंडिया ने 27 दिसंबर के दिन को मेडिकल बिरादरी के इतिहास में काला दिन बताया। फोर्डा ने देश के सभी अस्पतालों को पूरी तरह से बंद करने की बात भी कही। 17 दिसंबर से ही देश में सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज 12वां दिन है। इनके समर्थन में फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जैसे संगठन भी आ चुके हैं। ये चिंता वाली बात है, क्योंकि अब दिल्ली में एक एम्स ही ऐसा बड़ा सरकारी अस्पताल बचा है जो पूरी क्षमता से काम कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अपना पक्ष रखा। कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर से उनकी बैठक हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के चलते सरकार अकेले काउंसलिंग का फैसला नहीं ले सकती। स्वास्थ्य मंत्री ने पुलिस एक्शन पर खेद प्रकट किया। डॉक्टर से इस मुश्किल घड़ी में देश का साथ देने की अपील की। डॉक्टर्स और सरकार दोनों की बात हमने आपको बता दी, अब अपनी बात बता देते हैं। नीट पीजी 2021 में विलंब एक जटिल मुद्दा है। अगर कानूनी और तकनीकी पहलू देखें तो सवाल हमें एक चीज़ का जवाब नहीं दे पाते जो भी पूछे जा रहे हैं कि क्या मौत कानूनी अड़चनों और अदालती फैसलों का इंतजार करती है? क्या महामारी फैला रहा वायरस ये सब देखेगा? हमने कई ज़रूरी गैर ज़रूरी मुद्दों पर आपात सुनवाई होते देखी है। फैसला दर्शक करें, सरकार आपकी, कोर्ट आपका, डॉक्टर्स आपके। इतना ज़रूरी मसला है, क्यों सुप्रीम कोर्ट समय से सुनवाई कर फैसला नहीं दे सकती? क्यों सरकार इसका आग्रह नहीं कर सकती? नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की सुनवाई इस पैमाने पर फिट बैठती है क्या कि जब समय लगेगा तब सुन लेंगे? क्या सरकार अदालत की कार्रवाई की आड़ में हमेशा हाथ बांधे खड़ी रह सकती है? पूछेगा ये सवाल, क्योंकि जब हमारे पास जवाब खत्म हो जाते हैं तब हम जिंदगी बचाने के लिए इन्हीं डॉक्टर्स की देहरी पर जाते हैं। अब वक्त है कू की राय का। आज हमने कू पर जनता से पूछा, क्या हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स पर पुलिस की कार्रवाई सही थी? 54% ने कहा हाँ, 46% ने कहा नहीं। कमाल है कू की जनता। आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर लल्लन टॉप को फॉलो करें। अलग अलग विषयों पर लल्लन टॉप शो इस नाम से, LT शो ऑन कू ये हैशटैग है। LT शो ऑन कू के नाम से आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। विदा लेने से पहले आपको एक और जानकारी, बधाई है। दरअसल आज आपका लल्लन टॉप 6 साल का हो गया। 6 साल की उम्र ज़्यादा नहीं होती। हम अब भी दुनिया को देखना और बूझना सीख रहे हैं। जो अनुभव हो रहे हैं उसे सोखना और बरतना भी। ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपका साथ हमारे साथ बना हुआ है। काम हुआ, तारीफ मिली, चूके, डांट मिली। डांट सही रास्ते पर लाती है, तारीफ आगे बढ़ने का संबल देती है। 6 वर्षों को 6 मिनट या 6 घंटों में बांधकर बताना संभव नहीं, लेकिन आज हम आपके साथ मिलकर उन 6 बड़े पड़ावों को याद करना चाहते हैं जिनसे होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। इस साल हमारा दूध भात था, सब कुछ नया नया लगता था। नए नए टाइपो, नई नई गलतियाँ, नई नई ट्रोलिंग। किसी गलती के स्क्रीनशॉट चलते तो कलेजा मुंह को आता और लगता ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। सब देखा पहले साल में, न्यूज़ रूम में बहस में रोना धोना और झगड़ना तक। एक होड़ थी हर किसी में कि कौन इस विचार को अपनी ओर से कितना दे सकता है। नए नए सेक्शन बनाए जाते, फिर उनके लिए खबरें और किस्से कहानियाँ खोजी जाती। इसकी खुदाई में ऐसे ही एक दिन बात चली संजय गांधी की। एक हिचक थी जिसे पीकर कैमरे पर पूरा किस्सा बता दिया गया और आपकी नज़र पेश किया गया। इस वीडियो की सफलता ने हमें 2 काम की बातें बताई। बढ़िया गुणवत्ता के काम के लिए हमारे दर्शकों और पाठकों की भूख, और किस्सों को गढ़ने और बयान करने की हमारी क्षमता। इसके बाद किस्से और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल किस्से लल्लन टॉप की यात्रा का अभिन्न अंग बन गए। इस वीडियो के साथ साथ हमारी टेक्स्ट से वीडियो तक की यात्रा भी मुकम्मल रूप से शुरू हुई। ये तारीख थी 23 जून 2016। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी। आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के का जो जब 23 साल का था तो बोला मम्मी मैं इस देश की पहली जनता कार बनाऊंगा, और सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी। 28 का हुआ तो बोला मम्मी मैं इस देश की सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा, और तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। और 5 बरस बाद जब वो 33 साल का हुआ तब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 250 से ज़्यादा सांसद उसके नाम की कस्में खाते थे। लेकिन एक उन्नीदी सुबह वो अचानक चल बसा। ये कहानी संजय गांधी की है, उनकी मौत की कहानी। चुनाव मतलब लल्लन टॉप, ये नारा देना आसान था, खरा उतरना मुश्किल। इसलिए 2016 से ही हमने यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। खूब पढ़ाई की, कई पदों और जनपदों के नाम घोट के पी गए। ज़मीन से कागज़ पर उतरे नक्शे दिमाग में चस्पा किए गए और वो करने की ठानी जो शायद पहले नहीं हुआ था। किसी डिजिटल न्यूज़ चैनल ने किसी सूबे के चुनाव पर फील्ड से इतना डिटेल में वीडियो रिपोर्टिंग नहीं की थी। फेसबुक लाइव को रिपोर्टिंग के लिए इस स्केल पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। हमें अपनी मेहनत और आपके साथ पर भरोसा रहा।
दो बैल थे प्रेमचंद के कहानी में झूरी के पास, और दो ही टीमें हमने भी यूपी रवाना की, नाम रखा हीरा और मोती। ये गाड़ियां जनवरी की ठंड में उतर पड़ी। तारीख थी 28 जनवरी 2017। देखिए बागपत के ढिकोली गांव से यूपी चुनाव पर हमारी पहली फील्ड रिपोर्ट, जो हमने आपको लाइव दिखाई थी, और यहीं से इस नारे की नींव पड़ी, चुनाव मतलब लल्लन टॉप। नमस्ते, मैं हूं अमित और मैं रजत के साथ निकला हूं यूपी के चुनाव का जायजा लेने। आपने अभी जो देखा वो चौधरी चरण सिंह थे, यहां से 3 बार सांसद रह चुके हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इस गांव में केवल रालोद के ही झंडे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ चुनाव का क्या माहौल है, क्या दिक्कतें चल रही हैं। आप बताइए अपने बारे में। हाँ जी, हमारे यहाँ माहौल चौथ साहब का है, पहले से ही चौथ साहब का माहौल है, सन 1952 से बना हुआ है। यूपी चुनाव में पूरे सूबे के सफर के बाद जब हम न्यूज रूम लौटे तो धूप में कुछ पक कर आए थे। अब बारी थी खबरों को बटोरने और बांटने के साथ साथ उन्हें एक जरूरी दखल के साथ पेश करने की। और तब जन्म हुआ हमारे रोजाना बुलेटिन का। तब कोई तामझाम नहीं था, एक टेबल, एक कुर्सी, एक कैमरा। हम दिन भर की खबरें इकट्ठा करते, उनका प्रिंट आउट लेकर याद करते और कैमरा रोल होने लगता, और फिर एडिट टीम उसे अपनी तरह से संवारती। मेहनत रंग लाई तो बुलेटिन डिजिटल से टीवी के प्राइम टाइम स्लॉट पर गया और 2 साल तक लगातार वहीं रहा। तब से लेकर अब तक हमने तकरीबन 950 बुलेटिन बनाए हैं, लेकिन जो गुदगुदी उस पहले बुलेटिन को पेश करते हुए हुई थी वो अब भी याद है। तारीख थी 15 सितंबर 2017। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और ये है लल्लन टॉप का खबरों का एक नया अवतार। बुलेटिन की एक नई कोशिश रहेगी कि सोमवार से शुक्रवार रोजाना अपने हिस्से की कुछ खबरें, अपने ख्याल आप तक पहुंचाए जाएं। 2019 का साल देश में बड़े बदलाव का साल था। जनता की अदालत में देश की सरकार को हाजिरी लगानी थी। हमारे हिस्से आया सरकार के काम का मूल्यांकन, देश की सटीक तस्वीर पेश करने की जिम्मेदारी। इस दफा हमने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ साथ जमीनी हकीकत नाम की सीरीज चलाई। देश के मंत्रियों के इलाके में जाकर देखा कि उन्होंने अपने विभाग में, अपने ही इलाके में कैसा काम किया। फिर शुरू हुई उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की यात्रा। यह हम आपके लिए पेश कर रहे हैं झलक जमीनी हकीकत के पहले एपिसोड की। तारीख थी 17 अप्रैल 2019। एक कहावत है, जहां पानी बताया था वहां कीचड़ भी नहीं मिला। फर्ज करें एक गांव है, सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि यहां 95 घरों का सर्वे हुआ और सब में शौचालय बना। आप खुद जाकर देखते हैं तो गांव वाले बताते हैं ना किसी घर में शौचालय है और ना ही कभी सर्वे हुआ। आप दूसरे गांव जाते हैं और वहां भी सरकारी दस्तावेजों में सर्वे के बाद 63 घरों में शौचालय बनवा दिए गए हैं, जबकि गांव वालों को पता ही नहीं कि कागजों में उनके नाम पर शौचालय बन गए हैं। मारवाड़ी में से कहते हैं, जठे पानी बतायो बठे कादोई को नीला द्यो। और यही हुआ स्वच्छता और पेयजल मंत्री उमा भारती के संसदीय क्षेत्र झांसी में। कैसे, ये हम आगे जानेंगे, जहां हम बात करेंगे स्वच्छ भारत की और शौचालयों की। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की खास चुनावी सीरीज जमीनी हकीकत, जिसके 10 एपिसोड्स में हम नरेंद्र मोदी सरकार की 10 सबसे बड़ी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की। फिर इस बरस यानी अगले बरस हमने ध्यान लगाया फिक्स प्रोग्रामिंग की तरफ। इसमें कई नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए स्पेसिफिक जॉनर्स के लिए। ये सूची शुरू होती है हमारे इंटरनेशनल बुलेटिन के शो दुनियादारी से। फिर हफ्ते भर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर आया नेता नगरी, सोशल मीडिया की खबरों पर आया सोशल लिस्ट, स्वास्थ्य को लेकर आपको चेताने आया सेहत, जेंडर सेंसिटिविटी के मुद्दों पर पहले म्याऊं और फिर पूरा ऑर्डिनरी का वर्टिकल, किताबों पर किताब वाला, रक्षा मामलों पर रखवाले, विज्ञान की जटिलताएं समझने के लिए साइंसकारी, आर्थिक मामलों पर अर्थात और खर्चा पानी, सिनेमा जगत की खबरों के लिए सिनेमा शो बरगद। इसके साथ साथ लल्लन टॉप की टीम ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी शुरू की है। लिस्ट लंबी है, लंबी होती जा रही है आपकी वजह से। हम एक छोटी सी झलक दिखा रहे हैं आपको अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री की। ये आपके सामने आई थी 23 दिसंबर 2020 को।
तू मगदारी वे सूरजा कमियां दे वेड़े। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये जो राष्ट्रीय मार्ग है, ये क्या हरियाणा के सीएम की अपनी घर की प्रॉपर्टी थी? अगर ये लागू हो गया ना तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। हारा नहीं है किसान कभी रण में तीर तोप तलवारों से, हारा है किसान हमेशा गद्दारों से, मक्कारों से, दिल्ली के दरबारों से। अब की बार दिल्ली के दरबारों को जो है किसानों ने चैलेंज कर दिया कि यहाँ से अब की बार हार के नहीं जाएंगे। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फिर आया महामारी का बरस, अब तक का सबसे मुश्किल बरस। इसकी विभीषिका ने किसी को नहीं बख्शा। लॉकडाउन में सब बंद हो गया, पर खबरों की दुनिया में वीकेंड नहीं आता, लॉकडाउन भी नहीं। हम महामारी के बीच काम करने के लिए खुद को ढालते रहे, घर पर रहकर काम किया, डेस्क और स्टूडियो बने, लेकिन जो घट रहा था उसे पूरी तरह घर पर रहकर दर्ज करना नामुमकिन था। तो बाहर निकले, कोरोना का सफर शुरू किया, पूरे 1 साल तक जारी रखा। शमशानों के अंदर जल रही चिताएं, अस्पतालों के अंदर तड़प रहे मरीज, ऑक्सीजन की कतार में खड़े लोग, उन सब की कहानियां आप तक पहुंचाई। उन तमाम दावों को ध्वस्त किया जिनकी पट्टी सरकार आपकी आंखों पर बांधने की कोशिश करती रही। आपको हमारी ये रिपोर्ट याद होगी जो 25 अप्रैल 2021 को प्रकाशित हुई थी। यहाँ अब इस वक्त पिछले कुछ दिनों से जो शव हैं, शवों के दाह संस्कार में जो विद्युत वाले थे वो कम पड़ रहा था, ओवरबर्डन था। तो यहाँ पे भी लकड़ियों का काम, लकड़ियों से शवदाह का काम शुरू कर दिया गया है। और कोई हमसे बता रहा था कि 3-3 ट्रक गाड़ियाँ नगर निगम यहाँ डलवा रहा है। कल के दिन यानी कि आज 23 अप्रैल है और 22 अप्रैल को ये जानकारी दी गई थी, आंकड़े दिए गए थे कि कानपुर में जो कोविड डेथ्स हैं उनकी संख्या सिर्फ 3 है। तो हम ये देखने आए हैं, समझने आए हैं कि क्या सरकारी आंकड़े सही हैं, क्योंकि ग्राउंड पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो कुछ और स्थिति बता रही हैं। तो हम कंफर्म्ड कोविड जोन में हैं, कंफर्म कोविड जहाँ पे शवदाह होते हैं। और आपको यहाँ अगल बगल कई सारे लोग दिखेंगे, बाहर भी बैठे हुए हैं, ये परिजन हैं। और आप देखिए कि बारी लगानी पड़ रही है। शव यहाँ रखे हुए हैं, अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6, इतनी दूर में 6 7 लोग समय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 8। ये सवाल कई बार किया जाता है कि खबरों से आखिर क्या होता है, कुछ घटा उसका बखान ही तो है। लल्लन टॉप ने खबरों के इसी पर्चे को तोड़ने के लिए अपने हिस्से की कोशिश की। ढेरों किस्से हैं जिनमें से एक हम यहाँ आपसे बांटना चाहते हैं। कलीना राय नाम की महिला दार्जिलिंग से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पुलुंगदुंग में रहती हैं, चाय के बागान में काम करती हैं। बंगाल चुनाव की कवरेज के दौरान कलीना की मुलाकात लल्लन टॉप की टीम से हुई। चाय बागान में जो बातचीत हुई वो वायरल हो गई और अब जानकारी मिली है कि एक एनजीओ की मदद से कलीना का घर बन रहा है। इंटरव्यू में उन्होंने अपने लिए एक घर की मांग की थी। कहानी सत्य है या नहीं ये जानने के लिए हमने तस्वीरें भी मंगवाई, आप भी देखिए। खबरों और खबरों के जरिए लोगों के जीवन में दाखिल होने का, उन्हें एक सजग नागरिक बनाने का, संवेदनशील बनाने का हमारा उद्देश्य पूरा होता रहे, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। आपको भी आपके लल्लन टॉप की 6वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। नमस्ते। अपना, अपनों का और अपने लल्लन टॉप का ख्याल रखिए। कमियां हो तो निर्मम होकर बताइए, कुछ ठीक लगे तो भी संकेत करिए। शुभ रात्रि।